नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। पर्वतवाणी लाइव के प्रोग्राम में आज दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। दोनों ही मेहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक औपचारिकता निभानी मुझे भी पड़ेगी। तो चलिए मैं परिचय करवाता हूं। हमारे साथ दाईं तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आज पर्वतवाणी लाइव में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मेरे बाईं तरफ रिटायर कर्नल अजय कोठियाल जी हैं, जो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो कोठियाल जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम दोनों से बातचीत करेंगे। एक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इस समय राजनीतिक हलचल मची हुई है और आज हमें सौभाग्य मिला है अरविंद जी से लाइव बातचीत करने का। अरविंद जी, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप उत्तराखंड आते भी हैं, हरिद्वार में आपकी सिस्टर भी रहती है, उत्तराखंड से आपका लगाव भी है, रक्षाबंधन में अक्सर आप आते हैं। कैसा आपको उत्तराखंड लगता है? उत्तराखंड बहुत अच्छा लगता है। उत्तराखंड पवित्र भूमि है, देवभूमि है। और हमने तो कहा है कि अगर हम लोगों को जनता मौका देती है तो इसे हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। जी, इसके अलावा और किस तरह का लगाव आपका उत्तराखंड से है? आध्यात्मिक राजधानी के अलावा और कैसा लगाव है? कैसा समझते हैं आप अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड में क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं? उत्तराखंड को भगवान ने सब कुछ दिया है। इतना कुदरत ने तो मतलब एक तरह से अपना पूरा प्यार उत्तराखंड को, पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, जड़ी बूटियां हैं। इतना खूबसूरत उत्तराखंड है, इतने खूबसूरत उत्तराखंड के लोग हैं। और मेरे को बचपन याद है, बचपन में मेरे नाना जी के साथ हर साल हम लोग ऋषिकेश आया करते थे और वो वहाँ पे महीना महीना भर हम लोग रुका करते थे। गंगा आरती रोज़ किया करते थे, भजन। वो गंगा वो है ना एक, वहाँ पे कई सारे आश्रम हैं, उन आश्रमों में रुका करते थे। तो उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है। देखिए, खूबसूरती की वाकई में दुनिया तारीफ करती है और थोड़ी सी अरविंद जी के बारे में थोड़ा सा मैं जानता हूं, इसलिए मैंने थोड़ा टटोलने की कोशिश करी है। वाकई में ऋषिकेश हो या हरिद्वार हो, अक्सर अरविंद जी आते हैं। चलिए अरविंद जी से लौट के मैं आता हूं सर आपके पास में। कर्नल कोठियाल जी, इस समय पहाड़ों की स्थिति बहुत विकट है। मैं खुद घुटने घुटने तक की बर्फ़ से लौट के आया हूँ और इस समय आप बर्फ़ में कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो इस समय कैंपेनिंग करना बहुत टफ भी हो रहा है, लेकिन उसमें भी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं। किस तरीके का रुझान आपको आपकी विधानसभा में मिल रहा है और अन्य क्षेत्रों में मिल रहा है? देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अभी जो महीना है फरवरी का, इसमें बर्फ़ पड़ती है, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, चैलेंजेस बढ़ते हैं। लेकिन फिर हम पहाड़ी लोग हैं, हम फौज वाले भी हैं, हमने ऐसी कंडीशन में पहले भी रहे हैं। अगर इस टाइम पे अगर हम घूम सकें, इस टाइम पे लोगों से मिल सकें, तो नॉर्मल कंडीशन में तो मिलना बहुत आसान रहता है। लेकिन साथ में ये बोलूँगा कि हम तो जा रहे हैं ज़रूर बर्फ़ में, पर लोग बर्फ़ में निकल करके आ रहे हैं और आकर के मिल रहे हैं। और महिलाएं खासकर अपनी समस्याएं बोल रही हैं कि हम पहाड़ के लोग हैं, हम पूरी जज्बे के साथ में अपने परिवार को चलाते हैं। हमारे बच्चे के भविष्य का क्या है कि आम आदमी पार्टी से हम उम्मीद करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के जो प्लान्स हैं उनसे उम्मीद करते हैं, अजय कोठियाल ने जो करा है उससे उम्मीद करते हैं कि इस बार, क्योंकि पहले कोई विकल्प नहीं था, इस बार नया विकल्प आ रहा है, तो इस विकल्प को तो हम जरूर लेकर के आएंगे। बहुत सारी के वीडियो में आपके देख रहा था, उसमें कुछ बूढ़ी अम्मा भी थी, उनको बड़ी जी हम कहते हैं पहाड़ी में, वो रो भी रही थी आपके पास में। उनके कुछ बच्चे भी हैं जो आपके द्वारा ट्रेंड किए गए, वो आर्मी में भी हैं। तो जनता को उम्मीदें भी हैं आपसे, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं कि यह उम्मीदें जीत में बदल पाएंगी? सरकार बनाने तक आप पहुँच पाएंगे? देखो, ये तो जनता की आवाज़ है जी। अगर जनता आवाज़ उठाएगी तो इसमें हार जीत का तो फिर सवाल ही नहीं होता है। और बल्कि वो जो बड़ी जी जो थी ना, जब वो रो रही थी, जब गले लगा रही थी हमको, तो साथ में उन्होंने पिटाई भी लगाई और 2100 रुपये दिए। हाँ, पहाड़ों में भी अगर आप देखो, शादी एक मतलब पावन त्यौहार होता है, एक वो होता है, किसी के घर में जन्मदिन हो, देवी देवताओं को हम चढ़ावा चढ़ाते हैं। 2100 चढ़ाना तो मेरे ख्याल से भावना से ज़्यादा है, अलग भावना है वो। और वो इसलिए वो कहती हैं कि मेरे बेटे ने ना, जब मेरा बेटा भर्ती हुआ तो उसने जो पहली तनख्वाह थी उसमें से मेरे को 10,000 रुपये दिए थे। मेरे पास आज उसमें से ये बचे, ये तू रख और किसी और लड़के को मेरे बेटे की तरह बना। वो 2100 के साथ में उनका आशीर्वाद भी है। कोठियाल जी, मैं आपके पास में आऊँगा। अरविंद जी, उत्तराखंड में आपने बहुत सारी की घोषणाएं भी की हैं। आपने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री भी देंगे, जबकि टिहरी डैम यहाँ बना था तो टिहरी के लोगों को कहा गया था कि यहाँ आपको बिजली में बहुत सारी की रियायतें मिलेंगी। तो वो बात और इस बात को आप कनेक्ट कर पाएंगे 300 यूनिट फ्री बिजली देके?
उस टाइम की सरकारों ने प्रॉमिस किया और उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, और तब से तेहरी डैम से विस्थापित लोग जो हैं वो तब से उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों को वो मिलेगा। लेकिन अब हम जो कह रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड वासियों को फ्री बिजली देंगे, और केवल फ्री बिजली नहीं, 24 घंटे बिजली भी देंगे, क्योंकि केवल फ्री बिजली दे दो और बिजली आए ना तो फिर क्या फ़ायदा। तो दिल्ली में हमने करके दिखाया है। दिल्ली में पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और लोगों को फ्री बिजली मिलती है। तो मेरा लोगों से निवेदन है कि वो दिल्ली के अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से फ़ोन करके पूछें कि यहाँ केजरीवाल आया था, वो झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर उन्हें पता चले सच बोल रहा है तो वोट ज़रूर दें। नहीं, वो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार परेड ग्राउंड में आपकी सभा थी, आप काफ़ी सारे के बिल लेके भी आए थे और पढ़ भी रहे थे वहाँ से कि ये इनका बिल है, इतना जीरो हो गया, इतना हो गया। लेकिन इस बात पे उत्तराखंड की जनता कितना विश्वास करेगी, आप क्या देख रहे हैं, वाकई में विश्वास कर पा रही हैं? इसीलिए मैंने कहा कि अगर जिसको विश्वास नहीं है वो ज़रा फ़ोन करके पूछ ले। उत्तराखंड, दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वो दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। वो लोग जब वापस आते हैं वो लोग फ़ोन करते हैं आपस में। तो मेरी सबसे निवेदन ये है, दिल्ली में हमने स्कूल ठीक कर दिए, सरकारी स्कूल बहुत शानदार कर दिए। पहले गरीबों के बच्चों को पढ़ाई नहीं होती थी, पढ़ाई नहीं मिलती थी, हमने वहाँ पे अस्पताल ठीक कर दिए, गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। तो उसी तरह के मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे गांव के अंदर, वही एक मॉडल है जो चल सकता है। यहाँ पे पहाड़ी गांव जो हैं वहाँ पे आज तक ना स्कूल पहुँचे हैं, ना शिक्षा पहुँची है, ना स्वास्थ्य पहुँचा है, वो केवल आम आदमी पार्टी पहुँचा सकती है। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे कर दी। ये जो काम हमने दिल्ली में किए, ये 70 साल में दूसरी पार्टियों ने नहीं किए थे, हमने 7 साल में कर दिए। उत्तराखंड निवासियों से मेरी गुजारिश है कि आप पहले ठोक बजा के देख लो, ये आम आदमी पार्टी वाले सही हैं नहीं हैं, ये केजरीवाल कोटियाल ये सही हैं नहीं हैं। और दिल्ली फ़ोन करके पूछो पहले कि भाई केजरीवाल सरकार ठीक चल रही है। अगर दिल्ली वाला कहे कि केजरीवाल ठीक से काम नहीं कर रहा, मेरे को वोट मत देना। अगर दिल्ली वाला कहे केजरीवाल ठीक से काम करना है, तभी कर रहा है, तभी मेरे को वोट देना। और अगर कह रहा है ठीक से काम मैं कर रहा हूँ वहाँ पे, तो फिर तो पक्का वोट देना बनता है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 70 साल में इन पार्टियों ने किया क्या, हम ये नहीं कह सकते केवल 20 साल का उत्तराखंड है, पहले उत्तर प्रदेश में भी तो था, तब उन्होंने क्या किया पार्टियों ने। तो ये बीजेपी और कांग्रेस के घमचक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा और एक नया विकल्प अपने को ट्राई करना पड़ेगा। दिल्ली के एक स्कूल का दौरा मैंने भी किया था, विनोद नगर का एक स्कूल है, और यकीन मानेंगे आप, जब उस स्कूल में एंटर हुआ हूं तो इस स्कूल की जो बिल्डिंग है वो देख के मैं चौंक गया था। इसके अलावा जब मैं और अंदर गया हूं, वहां मुझे स्विमिंग पूल देखने को मिला है। हमारे यहाँ बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में आपको स्विमिंग पूल मिलेंगे। हमारे स्कूल आजकल सरकार ने शायद आम आदमी पार्टी की वजह से उनमें वाइट वॉश करा दिया है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब थी। हम भी पहाड़ों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या स्थिति है, लेकिन व्हाइट वॉश करा के थोड़ा सा उन पर नकाब उड़ाने की कोशिश करी है। मैं आऊँगा सर आपके पास में। कोठियाल जी, 70 विधानसभाओं में आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत से कैंडिडेट आपके पहाड़ी क्षेत्रों में, कुछ मैदानों में, और भाजपा कांग्रेस भी इस समय पूरी तरह से हावी हो गए। तो किस तरीके का कैंपेनिंग आप लोग इस समय चला रहे हैं जिसको जनता का सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है? देखो, हम तो बड़ा सिंपल है। 21 साल पहले जो उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था एक आंदोलन के बाद में, उस टाइम पे जो उम्मीदें उत्तराखंड के लोग करते थे, हम उन्हीं चीज़ों को ना दोहराया जा रहा है। और उनमें क्या है, सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है रोज़गार की। उत्तराखंड में इतनी संभावना है रोज़गार की, टूरिज़्म की और अलग अलग प्रकार के रोज़गार की, लेकिन क्योंकि नीति और नीयत दोनों ही सरकारों की अपने अपने रिश्तेदारों की तरफ रही, तो आज ना रोज़गार ख़त्म हो गया है। लोगों को शिफ्ट होना पड़ रहा है यहाँ से बाहर, और वहाँ जा कर के कोई छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ रही है। दूसरा है वो दोनों कामयाब चीज़ें जो दिल्ली में सरकार ने करके दी हैं, अच्छा अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट और अच्छी शिक्षा सुविधाएं, यहाँ पे दोनों की दोनों ख़त्म हो रखी हैं। मैं कुछ जैसे जा रहा हूँ इंटर कॉलेजेस में, लोगों से पूछ रहा हूँ तो वो कहते हैं 21 साल में हमारे इंटर कॉलेज से कोई आज तक अफसर नहीं बना, बिल्कुल, कोई आज तक डॉक्टर नहीं बना, कोई आज तक इंजीनियर नहीं बना, सरकारी नौकरियों के अच्छे पदों पे कोई नहीं गया। तो मैं तुलना करता हूँ, दिल्ली में ऐसी कौन सी खासियत है? हम ही लोग तो दिल्ली में भी हैं और यहाँ के लड़के तो बड़े सिंपल और अच्छे होते हैं, लेकिन सरकार ने छोटी सी जब ज़रूरत पूरी नहीं करी ना शिक्षा की, तो ये हालत है। और दिल्ली में उसी विनोद नगर की जो आप बात कर रहे हैं जी, आप भी गए थे उसी में। इत्तेफाक मैं भी वहाँ पे गया। जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्विमिंग पूल, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है? मैं अगर उस पर आऊँ तो 12वीं क्लास में जब बच्चा पास होता है
तो वहाँ के बच्चे ऑफिसर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। तो अगर वो हो सकता है, अगर वहाँ के हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सुविधाएं हो सकती है, तो यही वाली चीज़ें तो हैं जिनको हम लेकर के जनता के सामने जा रहे हैं। हम लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पे तो ऊर्जा प्रदेश है और बिजली के बड़े बड़े बिल। दिल्ली में तो ना नदी है ना बांध है, फिर भी वहाँ की सरकार बिजली खरीद के और अगर दे सकती है 200 यूनिट मुफ्त, तो यहाँ तो हक की बिजली है वो। हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने जब पहली बार सरकार आई तो अगले 50-55 दिन में 29 अधिकारियों को जेल में डाल दिया। कैसे भ्रष्टाचार हो सकता है वहाँ पे? क्या यहाँ के जेल खाली नॉर्मल लोगों के लिए हैं? इन लोगों को भी तो भेजने की ज़रूरत है, जो हमारे पैसे खा करके अपने घर बना रहे हैं, अपने लोगों के लिए खाली ठेके निकाल रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को हम लेके जनता के पास जा रहे हैं। जनता पिटाई लगा रही है, हमें पक्का उम्मीद है जनता हमारी बात को समझ रही है। अगर समझ रही है तो पक्का जनता हमें लेकर के आएगी आगे। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में शिक्षक बहुल्य क्षेत्र भी है और सैनिक बहुल्य क्षेत्र भी है। हर 4 घर या 5 घर छोड़ के आपको शिक्षक मिलेंगे या सैनिक मिलेंगे। तो आप भी एक सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, तो सैनिकों का रुझान कितना आपकी तरफ लग रहा है और कितना वो आपको प्यार दे पा रहे हैं कर्नल साहब? देखो, सैनिक तो समझता है कि अगर उसको एक वोट बैंक समझा जाए तो वो ना उसकी तरफ रुझान में नहीं जाता। और बीजेपी और कांग्रेस, अब मेरे को कारण नहीं पता, इस बार थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारी वजह से कर रहे हो या जो भी कारण हो, पर वो बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर आप बोलो कि हर सैनिक के घर से थोड़ी मिट्टी लेके आएंगे और सैन्य धाम बना देंगे, तो ये सैन्य धाम थोड़ी होता है। सैनिक भी समझता है कि ड्रामा कर रहे हैं। अगर गणेश जोशी जी हैं, जो कि मतलब 4 साल भी उन्होंने नौकरी नहीं करी और वो अपने को फौजी बोलते हैं और अफसरों की टोपी पहनते हैं और उसको अपने ना उसमें पोस्टरों में लगाते हैं, तो सैनिक हंसेगा नहीं उनके ऊपर। जी। हमारे को तो सैनिक, हमें बोलने की ज़रूरत क्या है? सैनिक हैं ही हमारे साथ में। सैनिक ही है हमारे साथ में। इन्होंने बहुत अच्छा, इनके साथ कोटियाल साहब के साथ हम चर्चा कर रहे थे सैनिकों के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया था जो कि हमने ऐलान भी किया है। एक तो कि जब सैनिक 17.5 साल की उम्र में एंटर करता है और फिर 17 साल की नौकरी करने के बाद वो रिटायर हो जाता है, 34 साल की यूथ होता है वो और उसमें रिटायर हो जाता है। और उसके अंदर स्किल्स बहुत होती हैं जो सेना में वो सीखता है। डिसिप्लिन होती है, ईमानदारी होती है, देशभक्ति होती है। हमने ये तय किया है कि जितने भी ये रिटायर्ड 34 साल वाले या जितने भी रिटायर्ड सैनिक हैं, उन सबको उत्तराखंड सरकार नौकरी देगी और उनको हम उत्तराखंड के नवनिर्माण में इस्तेमाल करेंगे। इसको हम एक तरह से नौकरी नहीं मानते, हम इसको ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा रिसोर्स है उत्तराखंड का, जिसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। इन सबको इस्तेमाल करके उत्तराखंड का नवनिर्माण करेंगे। नहीं, उसमें अरविंद जी वो ये क्या करते हैं, जब वो रिटायर होके आ जाते हैं 34-35 साल में, या तो वो बैंक में अप्लाई कर लेते हैं या किसी सिक्योरिटी में वो लोग लग जाते हैं। बहुत से हमारे लोग हैं 10-12 हज़ार रुपए की, कोई उपनल के माध्यम से लग जाते हैं, कुछ आउटसोर्स के माध्यम से लग जाते हैं। ऐसी एजेंसी में यहाँ है और धक्के खाने पड़ते हैं ना। धक्के खाने पड़ते एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी नौकरी ढूंढते फिरते हैं, जबकि ये लोग तो अपने देश की धरोहर हैं, ये तो अपने देश का बहुत बड़ा एसेट है। उस एसेट को हम धक्के खाने के लिए छोड़ रहे हैं मार्केट के अंदर की नौकरी ढूंढो। हमने तय किया कि आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको वहाँ से रिटायर होकर उत्तराखंड वाले हो, आपको यहाँ पे सरकार में नौकरी मिलेगी। अच्छा, एक आपने दिल्ली में भी, दिल्ली सरकार ये और चीज़ दिल्ली में जो की है कि 1 करोड़ रुपए जो भी दिल्ली का रहने वाला कोई भी सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है या दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान अगर शहीद होता है ऑपरेशन में, तो उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। वो हम उत्तराखंड में भी करेंगे। देखिए जी, कि जैसे आपने बोला ना कि कोई भी सैनिक है वो रिटायरमेंट के बाद में बैंक में नौकरी कर रहा है, सरकार का फ़र्ज होना चाहिए कि उनकी ना काबिलियत को समझें। अगर वो आर्मी मेडिकल कोर वाला है तो उसको ये अपना जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसमें जाना चाहिए। अगर कोई सैपर्स का है, इंजीनियर्स का है, उसे PWD, इरिगेशन, इनमें जाना चाहिए। दूसरा, सर ने एक और चीज़ बोली थी कि सैनिक की परिभाषा क्या है हमारी। डिफेंस सर्विसेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उत्तराखंड पुलिस, ये सब एक सैनिक की परिभाषा में आम आदमी की पार्टी की उसमें आते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है, कर्नल साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही है। और अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में तीसरी बार जो सरकार चला रहे हैं, उन्होंने ये लागू किया है। तो कुछ योजनाओं की जानकारी मुझे भी है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः वापस लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी हैं और इधर रिटायर कर्नल अजय कोठियाल जी हैं जो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा भी है।
केजरीवाल जी, इस समय उत्तराखंड में हम लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बेरोजगारी की है। तो बेरोजगारी को लेके 9 से 10 लाख की एक आबादी ऐसी है जो एक सरकारी आंकड़ा है। हालांकि सरकार इस आंकड़े को खुल के बताती भी नहीं है, इसमें भी बड़ा गोलमोल चलता है, लेकिन मोटा मोटा। तो बेरोजगारी को लेके आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, कैसे लोगों तक रोजगार पहुंचा पाएगी, या इसके लेके भी कोई और स्कीम के माध्यम से आप जनता तक कोई और लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं? पहले सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। सरकारी नौकरियों में बहुत भ्रष्टाचार है, और या तो ये सारे नेता वगैरह सब अपने ये यार दोस्तों रिश्तेदारों जान पहचान वालों को देते हैं, और यह रिश्वतखोरी चलती है। बिना रिश्वत के उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाना लगभग असंभव है। इसे ख़त्म करेंगे। जिस बच्चे के पास देने को पैसे नहीं है, इसका मतलब उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर उसमें काबिलियत है तो उसे मिलनी चाहिए। दिल्ली में भी पहले यही होता था। दिल्ली में हमने पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया। अब किसी को कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। पेपर दो, एग्ज़ाम दो, एंट्रेंस टेस्ट दो, और उसके बाद नौकरी मिलती है। यहाँ भी हर बच्चे का अधिकार होगा सरकारी नौकरी में अप्लाई करके और नौकरी लेने का। लेकिन केवल सरकारी नौकरी से तो काम चलेगा नहीं, इतनी तो नौकरियाँ नहीं हैं। तो दिल्ली में हमने 10 लाख नौजवानों को नौकरी रोज़गार का इंतज़ाम किया पिछले कुछ सालों में। यहाँ भी हम करेंगे। यहाँ पे टूरिज़्म को लेके और बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा स्कोप है। खनन भी अच्छा खासा है। तो उसमें कोटियाल साहब ने काफ़ी सारी प्लानिंग की हुई है। कोटियाल साहब बताएंगे आपको रोज़गार का। इसमें थोड़ा आ जाता हूँ। कर्नल साहब, आपने बड़ी अच्छी प्लानिंग करी है। खनन का एक बड़ा क्षेत्र है, चूंकि यहाँ पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, तो इस समय भी अगर आप देखेंगे तो खनन काफ़ी स्तर पे अच्छे स्केल पे आया हुआ है। क्या सोचते हैं आप कि राजस्व उत्तराखंड का कैसे हम इसको और बढ़ा सकें, जिससे हम उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दे सकें? अगर कोई भी काम करा जाए, उसको मॉनिटर करा जाए ठीक से, तो कोई भी काम ना गलत नहीं होता। आज क्योंकि खनन को इस तरीके से देखा जाता है कि बाहुबली खनन का काम करते हैं, चोर माफिया खनन का काम करते हैं, क्योंकि ना चोरी हो रही है, क्योंकि रिश्तेदारी को दी जा रही है, पैसे लेकर के ठेके दिए जा रहे हैं। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो खनन क्या होता है, उसे ना वो हो जाता है पर्यावरण के खिलाफ। हमें तरतीबवार खनन करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो नदियाँ इतनी अच्छा जब ऊपर से मटेरियल लेके आती हैं, अगर रिवर बेड क्लियरेंस नहीं होगी तो पता है वो नदी रिवर बेड ना कम हो जाएगा, और नदियाँ वैसे ही बाहर आकर के बाढ़ आने की स्थितियाँ हो जाती हैं। किसी भी जगह ऑर्गेनाइज तरीके से अगर खनन करा जाए तो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, आपका राजस्व बढ़ रहा है, और जो डिज़ास्टर प्रोन उत्तराखंड है वो भी ना काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ रहा है। तो खनन तो एक मेजर पॉलिसी है जो हमें लेके चलनी है। साथ में बात हो रही थी रोज़गार की। हम ये बोलें कि दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है, खाली कंक्रीट है। उसके बाद अगर वहाँ पे अच्छी गवर्नेंस करके और रोज़गार इस तरीके से पैदा करा जा सकता है, वहाँ पे लोगों के अंदर भरोसा बढ़ा करके रोज़गार पैदा करा जा सकता है। ये तो हिमालय का सबसे फेमस जगह है। यहाँ पे जल जंगल ज़मीन जो है, लोग उसको देख करके अट्रैक्ट होके आते हैं। यहाँ पे 4 धाम हैं, इसको हम आध्यात्मिक राजधानी बना रहे हैं हिंदुओं की, पूरी दुनिया भर की। तो इन सब में ना रोज़गार के जरिए हैं। और हमने तो बगैर कोई पावर में आए अपनी छोटी रिसोर्सेज से, जब यूथ फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिससे कोई 10-12 हज़ार लड़के लड़कियां फौज में, सिक्योरिटी गार्ड, यूनिफॉर्म फोर्सेज, जहाँ डिसिप्लिन होता है, जहाँ ट्रेंड फिजिकल फिटनेस होती है, वहाँ पे भेज दिए हैं। तो सरकार में आने के बाद तो इतनी सारी स्कीम्स हैं, स्किल डेवलपमेंट किए हैं, यहाँ पे यूथ को आगे हाईलाइट करने के लिए हैं। ये सब हम लेकर के आएंगे। खनन की अगर मैं बात करूं तो रानी पोखरी का पुल अत्यधिक खनन की वजह से गिर गया। इतना खनन किया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की विधानसभा, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी विधानसभा का पुल गिर गया। ऐसा भी होता है हमारे उत्तराखंड में। अरविंद केजरीवाल जी। भगुना जी, मुझे ये लगता है कि सिंपल नीयत की बात है। अगर नीयत साफ है तो काम हो सकता है। अब कोटियाल साहब हैं, जब ये कुछ भी नहीं थे, रिटायर हुए, और ये जाके इनकी तो पॉलिटिक्स का कोई विचार ही नहीं था। हम बड़ी मुश्किल से इनको ज़बरदस्ती पकड़ के लाए हैं राजनीति में। तब इन्होंने पहाड़ों के 10,000 बच्चों को, 10,000 नंबर कम, 10,000 बच्चों को ट्रेनिंग देके और फ़ौज में भेजा, फ़ौज में भर्ती कराया। सोचो अगर आज ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इनकी नीयत है, इनका दिल है, इनकी पूरी आत्मा यहाँ बसती है, ये कितने बच्चों को नौकरी दिलवा सकते हैं। लेकिन अभी जो नेता बैठे हैं उनको अपना घर भरने के सिवा कोई, उनकी नीयत क्या है कि मैं कितना और कमा लूँ, कितना और कमा लूँ, कितना। इनकी नीयत क्या है, मैं और कितने बच्चों को नौकरी दे दूँ, और कितने बच्चों को नौकरी दे दूँ। सिंपल नीयत की बात है।
अच्छा, बहुत सारी के हमारे दर्शक हैं, उनमें महिलाएं भी हैं। महिलाएं सोच रही होंगी कि हमारे लिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या विजन है। सर, महिलाएं भी बहुत सारी की हमारे उत्तराखंड में हमारे कार्यक्रम देखती है, क्या है उनके लिए आपके पिटारे में? आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनती है, महिलाओं के लिए क्या कुछ लेके आने वाले हैं? देखिए, बहुत महिलाओं से हम लोगों ने बात की। बहुत ज़्यादा महंगाई का ज़माना है। इस महंगाई में एक 18 साल की बेटी है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, एक गृहिणी है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, एक माँ है, उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी बच्चियों से मैं मिला जो कॉलेज नहीं जा पाती, बाप के पास पैसे नहीं है, तो वो बाप बेटे को तो भेज देता है, बेटी को कहता है तू घर में ही रह जा। तो अगर हम उसे 1000 रुपये महीना अगर उसको देते हैं तो उसका कॉलेज का खर्चा निकल जाएगा, वो फिर बेटी कॉलेज जा पाएगी। एक माँ है, घर में एक गृहिणी है, वो अपने बच्चों को पूरा खाना नहीं खिला पाती, पूरा दूध नहीं पिला पाती, क्योंकि पैसे कम है, पति की आय बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर उसे 1000 रुपये महीना दे देंगे तो वो थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ खरीद लेगी सामान। एक माँ है, उसका मन करता है कि बेटी घर में आई, उसको दोतों को, पोतों को थोड़ा सा उनके हाथ में पैसे रख दे, थोड़ा सा। हर बार उसे अपने बेटे की तरफ या पति की तरफ देखना पड़ता है, अब उसे उनकी तरफ देखना नहीं पड़ेगा। तो हमने ये तय किया कि 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। और मैं समझता हूँ कुछ लोग इसकी बुराई कर रहे हैं कि ये गलत बात है। मैं समझता हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें तो बहुत हुई इस देश में। कॉन्क्रीट सशक्तिकरण किससे होता है? ताकत किससे आती है? जब जेब में थोड़ा बहुत पैसा हो ना तो आदमी ताकतवर महसूस करता है, नहीं तो कोरी कोरी बातें करते रहो। हर महिला की जेब में अगर 1000 रुपये डाल देंगे, इससे बड़ा सशक्तिकरण मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे बड़ा सशक्तिकरण का कार्यक्रम होगा। महिला सशक्तिकरण की बात उत्तराखंड में अक्सर देखने को मिलती है, बड़े बड़े पोस्टर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कर्नल साहब, अंत में आपके पास आऊँगा, एक राउंड फिर आपके पास आऊँगा। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने घसियारी योजना निकाली थी। अब आपको भी पता है पहाड़ में घास के बिना तो काम होता नहीं है और इस समय बर्फ़ पड़ी हुई है। आप क्या मानते हैं, क्या उनकी योजना धरातल पे कामयाब होगी, वो घसियारी योजना जो है उनकी? देखो, नाम तो बहुत अच्छा है घसियारी, और जो उन्होंने लिखा हुआ है वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये खाली लिख करके वहीं पे रोक देते हैं, उसके बाद में करते नहीं है। इन्होंने निकाला योजना को, अब अगर कोई इनसे सवाल करेगा ना तो ये बोलेंगे अभी तो आचार संहिता लगी हुई है। तो ये तो इनके गेम होते हैं। जो शब्द इन्होंने बना रखी है, एक अलग प्रकार की डिक्शनरी है इनके पास, जो सरकार में आती है। अभी कांग्रेस, आप मान लो अगर आम आदमी पार्टी नहीं आती तो कांग्रेस बड़ी खुश थी कि हमारा तो बारी बारी से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है ना, बीजेपी कांग्रेस, तो कांग्रेस खुश थी, इस बार हमारी बात है, हमारी बारी है। और एक चीज़ होती है, जब एक सरकार से दूसरी सरकार बनती है तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसे बोलते हैं हैंडिंग टेकिंग ओवर, कि तुमने ये करा था अब हम करेंगे। इनके पास एक डिक्शनरी होती है, सबसे पहले वो डिक्शनरी मांगते हैं कि तुमने उसमें क्या शब्द डाले हैं, तो वैसे ही वो डिक्शनरी में इन्होंने लिख रखा है घसियारी योजना, और उसके बाद क्यों लागू नहीं हुई, क्योंकि आचार संहिता लग गई है। ऐसी चीज़ें ये करते हैं। नाम बहुत अच्छा है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो सशक्तिकरण किसी नाम को घुमा करके ऐसे रुझाव ने नाम को करने की जगह सिंपल सी बात है, महिला का सशक्तिकरण करना है तो उसकी गारंटी क्या है? हर महीने 18 साल से बड़ी, चाहे घर में कितनी भी महिलाएं हों, उनके अकाउंट में 1000 रुपये जाएगा। अच्छा, ज़्यादा ज़्यादा अंत में 30 सेकंड है आपके पास में, तमाम जो जनता है वो देख रही है, भरपूर प्यार भी देती है। 30 सेकंड में अपनी जनता को क्या कहना चाहते हैं जाते जाते? सीधा संवाद। 21 साल से बीजेपी और कांग्रेस को देख लिया है, 21 साल में तुमने देख लिया है, जनता ने देख लिया है कि किस प्रकार से आज हमारे यहाँ सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कर्नल अजय कोठियाल बने, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे अरविंद केजरीवाल जी बने, तो एक मौका आम आदमी पार्टी को देने की ज़रूरत है, जिसने कि वाकई में दिल्ली में वो सारे मॉडल कामयाब करके दिखाए हैं, जो कि हम उत्तराखंड में कहते हैं उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल, जो कि हमने जब उत्तराखंड से यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, उस टाइम पे हमारी उम्मीदें थी। और अगर हम सोचते हैं कि नहीं, ये कांग्रेस और बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, तो जनता की इच्छा है, लोकतंत्र है, लेकिन ये ज़रूर है, एक मौका दे दिया तो 6 महीने के अंदर देखना शुरू हो जाएगा कि क्या वाकई में बदलाव उत्तराखंड में किस प्रकार से आ रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका। अरविंद जी, आपके पास आऊँगा। पलायन को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ से लोग पलायन करके 20 से 25 लाख की आबादी है आपके दिल्ली शहर में भी आए, तो पलायन को लेकर भी कुछ प्लानिंग आप कर रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी और पलायन का सीधा संबंध आपस में है। बिल्कुल, पलायन इसलिए करना पड़ रहा है बच्चों को, क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं मिलती, यहाँ सुविधाएं नहीं मिलती। और क्यों नहीं मिलती, एक बड़ा कारण है कि सारा पैसा खा गए ये लोग।
पिछले 21 साल में आज उत्तराखंड के ऊपर 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। ये कर्जा गया कहाँ, ये पैसा गया कहाँ, ये कर्जा चढ़ा कैसे, सोचने की बात है। क्योंकि मैं देख रहा था 21 साल में ना तो उन्होंने कोई स्कूल बनाए, ना कोई अस्पताल बनाए, ना कोई सड़कें बनाई, ना कोई बिजली ठीक करी, कोई कुछ तो करा नहीं। फिर ये 21,000, ये 55,000 करोड़ गया कहाँ, तो ये इनकी जेब में गया, ये इनके स्विस बैंकों में गया, ये इन्होंने प्रॉपर्टियाँ खरीद ली। पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह इन नेताओं ने प्रॉपर्टियाँ खरीद रखी है। सब कुछ हो सकता है, ईमानदार सरकार चाहिए। ये दोनों पार्टियां ईमानदार नहीं हैं, इनके नेता ईमानदार नहीं हैं। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, ईमानदार लोगों को सामने लेके आती है। कर्नल कोटियाल कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। ये आप लोगों ने सबने 10 साल बीजेपी को दिए, 10 साल कांग्रेस को दिए। एक बार और इनको 5 साल दे दोगे तो अब ये कुछ नया नहीं करने वाले, ये ऐसे ही चलेगा, ये जैसा ढांचा चल रहा है। इस बार बदलाव करके देखो, एक मौका आम आदमी पार्टी को दे के देखो, और अगली बार मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप दोनों पार्टियों को भूल जाओगे। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी का एक स्लोगन है कि एक मौका केजरीवाल को और एक मौका कोठियाल को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे के पोस्टर हैं जो मैंने आते जाते पढ़े हैं। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।